ओके स्टूडेंट्स, टुडेज डे 2 ऑफ केमिस्ट्री चैप्टर 1 इन क्लास 9 गर्ल्स बैच। रिजिडिटी से स्टार्ट करना था हम लोगों को। प्रिंटेड नोट्स में आइए एक बार। रिजिडिटी, कोई चीज कितना रिजिड है, मतलब उसका शेप आप नहीं बदल पा रहे हैं अगर, तो वो उतना ज्यादा रिजिड। तो बताओ, आप सॉलिड को ऐसे मोड़ दिए और उसका शेप बदल दोगे? कि सबसे रिजिड तो सबसे ठोस तो सॉलिड ही होता है, सबसे ज्यादा रिजिड सॉलिड होता है। एंड व्हाट अबाउट गैसेस? बोलो दे आर नॉट रिजिड एट ऑल, दे आर फ्लूइड। मैक्सिमम फ्लूइडिटी गैस का की लिक्विड का, गैस का। लिक्विड भी बहता है, गैस भी बहता है, पर दोनों में से मैक्सिमम फ्लूइडिटी किसका? क्योंकि गैस कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन, लिक्विड कैन फ्लो फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल। तो आइए प्रिंटेड नोट्स में। रिजिडिटी, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ अ मैटर बाय वर्च्यू ऑफ इट इज डिफिकल्ट टू चेंज इट्स शेप। गोल करो, डिफिकल्ट टू चेंज इट्स शेप को गोल करो, डिफिकल्ट टू चेंज इट्स शेप को गोल करो, डिफिकल्ट टू चेंज इट्स शेप को गोल करो। सॉलिड्स आर रिजिड, ये आपको भी पता है, दैट इज दे हैव द टेंडेंसी टू मेंटेन देयर स्टेट। लिक्विड्स आर नॉट रिजिड, दे आर फ्लूइड, ये भी आपको पता है कि हाँ लिक्विड रिजिड नहीं है, लिक्विड क्या है? फ्लूइड है। सबसे ज्यादा फ्लूइडिटी किसका? ये भी आपको पता है कि गैस का है। चलिए अब आते हैं डेंसिटी। ये एक नया कॉन्सेप्ट है। टेल मी द रोमन नंबर। रोमन 5। आइए रोमन नंबर 5 में आइए, कॉपी में आइए। डेंसिटी इज इक्वल टू मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। देखो स्टूडेंट्स, धीरे धीरे आप लोगों को पढ़ाना मेरे लिए आसान होता चल जाएगा। किसका? हाँ, सब चीज नहीं लिखाएंगे तो प्रिंटेड नोट्स में है ही ना। क्या था लास्ट वैसे? हाँ, तो सब चीज नहीं लिखवाएंगे ना, हम तो बोलते हैं जो हम यहाँ लिखे बस उतना उतारो। देखिए स्टूडेंट्स, पढ़ाना मेरे लिए आसान होते जाएगा क्योंकि धीरे धीरे आप लोग मेरे एग्जाम्पल से फेमिलियर होते जा रहे हैं। इधर आइए साइड में। एक डेयरी मिल्क को 2 भागों में बांटो तो आपको बहुत अच्छे से पता है थोड़ा ज़्यादा मिलेगा, लेकिन 4 भाग में बांटोगे तो कम कम मिलेगा, 8 भाग में बांटोगे और कम, 16 भाग में बांटोगे और कम, एंड सो ऑन। तो मेरे लिए अब पढ़ाना आसान हो गया है क्योंकि अब मेरे को अपने एग्जाम्पल्स को एक्सप्लेन करना होता है कि बस आप इशारा कर दिए समझ गए हम लोग सर। ओके, मतलब नीचे जैसे जैसे आप बड़ा क्वांटिटी डालते जाइएगा, फाइनल आंसर वैसे वैसे छोटा क्वांटिटी आता जाएगा। बहुत ध्यान से सुनना। 1 kg कॉटन जगह ज्यादा घेरेगा। 1 kg कॉटन समझते हैं? वो जो घर में छोटा सा कॉटन का स्ट्रैप आता है वो हार्डली 5 ग्राम का होता होगा, इतना मोटा रोल होता है। तो 1 kg सोचो कितना जगह घेरता होगा। मतलब उसका वॉल्यूम, एक बार हम बस ऐसे ही समझाने के लिए बोल रहे हैं, 1000 मीटर क्यूब है, बस समझाने के लिए बोल रहे हैं। कितना होगा हमको एग्जैक्ट हमको भी नहीं रटा हुआ है। सेमीकोलन, 1 kg आयरन लेंगे, क्या लगता है 1000 मीटर क्यूब होगा कि हार्डली 10 मीटर क्यूब घेर ले वही बहुत है सर? तो आप बताइए, लोहा भी 1 ही किलो, कॉटन भी 1 ही किलो, लेकिन जगह कौन घेरा? कॉटन ज्यादा जगह घेरा। और क्योंकि मेरे लिए अब पढ़ाना आसान हो गया, आप सभी लोगों को बस इशारा कर देता हूं तो आप मेरा एग्जाम्पल समझ लेते हैं। नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर बड़ा, नीचे वाला बड़ा, फाइनल आंसर। तो ये हुआ लेस डेंस इज कॉटन। क्लियर हुआ? जो हम बोर्ड पर लिखे वो आपको लिखते जाना है, गोल किए गोल भी करना है। नीचे वाला छोटा, फाइनल आंसर बड़ा, ये बड़ा है। मोर डेंस इज आयरन। कभी कभी हम हिंदी भी लिखते हैं, आप नोट कर लिया कीजिए। घना, ज्यादा घना कौन है? आयरन ज्यादा घना है, डेंस है, वो बहुत डेंस है, घना है, ज्यादा। जो चीज बोर्ड पर लिखे हमेशा बोले सब कुछ नोट करना है। साइंस पढ़ाने का मेरा स्टाइल आपको पता है ना, हम डेफिनेशंस वगैरह नहीं बताते हैं, लेकिन जो यहां लिख देते हैं वो नोट करना है आपको। तो अब आप समझ पा रहे हैं डेंस का मतलब क्या हुआ, कितना घना है। तो इज इट जस्ट अबाउट द स्पेस इट इज ऑक्यूपाइंग? इज इट जस्ट अबाउट द मास इट हैज गॉट? कि नो, इट्स द मास पर यूनिट वॉल्यूम। कितना वजन, कितना जगह घेरा है, दोनों बातों को एक साथ कंसिडर करना पड़ेगा। बोलिए फिर से, कितना जगह और कितना वजन, दोनों बातों को ध्यान में रखना होगा। सिर्फ 1 किलो, सिर्फ 1 किलो बोलो तब तो दोनों बराबरी का ही लग रहा था। 1 किलो कॉटन बोलो या 1 किलो आयरन बोलो, दोनों तो बराबर का ही लग रहा था ना, कि अरे 1 किलो बराबर है।
पर ऐसा कौन सा चीज है जो दोनों में डिफरेंट था ऐसा कौन सा चीज? जगह घेरना डिफरेंट था। वही 1 किलो कॉटन कम जगह की ज्यादा जगह घेरा, तो नीचे वाला बड़ा, फाइनल आंसर, तो लेस डेंस है कॉटन। और वही 1 किलो, ठीक है, और वही 4:30 अभी कहाँ बजा है? ठीक है, चाहिए। और वही 1 किलो लोहा, वजन तो फिर से 1 ही किलो है उसका भी, वजन तो फिर से 1 ही किलो है उसका भी, पर स्पेस क्या करता है? वो कम घेरता है। आप लोग सब्जी वाले के पास अगली बार सब्जी लेने जाएंगे, वो जो डिजिटल वेट मशीन होता है उसकी बात नहीं करें, वो जो तराजू में से सब्जी लेकर तौलती है उसकी बात करें। देखना 1 किलो का बटखरा चढ़ाती है, 1 किलो बटखरा आपने देखा है, इतना ही तो होता ही है, बस वो रखा रहता है। पर आप देखो वही 1 किलो बटखरा, प्लीज हैव अ लुक, इस तरफ रखा रहता है। और धनिया पत्ती या पालक साग अगर 1 किलो तौल रहे हैं आप, तो कितना जगह लेता है? आप ध्यान दिए, हमने जानबूझकर पालक साग क्यों एग्जाम्पल दिया या धनिया पत्ती क्यों दिया? वो लीफी चीज है, पत्तेदार चीज है, तो घेरेगा ज्यादा जगह। 1 किलो बटखरा इस ओर है, इतना छोटा सा जगह में 1 किलो, और वही 1 किलो धनिया पत्ती, इतना ज्यादा जगह ना। धनिया पत्ती हटा दो, आलू तौलो, अब बोलो कम जगह लेगा आलू, लेगा वो। धनिया पत्ते के मुकाबले आलू कम जगह लेगा। अब आलू हटाकर कोई हैवी पत्ता गोभी जो होता है एकदम राउंडेड शेप्ड आता है, बोलो हाँ एकदम छोटा सा 1 किलो का था सर, उठाए ना तब पता चला बहुत भारी था। तो हम आपको 3 एग्जांपल्स में क्या दिखाना चाहें, 1 ही किलो था धनिया पत्ती, पर क्योंकि वो लीफी है, पत्तेदार है, तो बहुत जगह घेर लिया। उसको उतार के हम बोले अब आलू रखो 1 किलो। बटखरा तो बस इतना ही है, पर उधर का आलू तो बस इतना ही कि नहीं, आलू थोड़ा ज़्यादा जगह लिया है, लेकिन धनिया पत्ती के मुकाबले कम लिया है। अब आलू भी उतार दो, 1 केजी का कैबेज या कॉलीफ्लावर ले लो, फूल गोभी या पत्ता गोभी लेते हैं ना, तो वो बंद रहता है पूरी तरह से, और ऐसे पकड़ोगे उठाओगे तो लगता है भारी। अब आपको समझ आ रहा है कि हाँ सर है तो तीनों 1 ही किलो। अब घर लाकर आन लो सब्जी, हम ऐसे उलट दिए थैला से, तो क्या नहीं उसी 1 केजी धनिया पत्ती कितना सारा दिखेगा, और 1 किलो पत्ता गोभी हार्डली 1 ठो तो सिंगल सा, इतना छोटू सा उठाओगे तब ना पता चलेगा। सो इज इट जस्ट द मास वी आर टॉकिंग अबाउट, इज इट जस्ट द स्पेस वी आर टॉकिंग अबाउट, कि वी हैव टू कंसिडर बोथ द थिंग्स? तो आप समझ में आया, डेंसिटी का मतलब मास पर यूनिट वॉल्यूम, कितना मास कितने वॉल्यूम का है, मास पर यूनिट वॉल्यूम। हम जो बोर्ड पर लिखे वो लिखना है, पूछने की आवश्यकता नहीं है। अगर तुम केजी में तौल रहे हो कोई चीज को, जो कि कॉमनली इंसान केजी में ही तौलता है, तो वॉल्यूम को कौन सा एसआई यूनिट में तौलोगे? मीटर क्यूब में। और अगर तुम ग्राम में तौल रहे हो तो इसको किस में तौलोगे? सेंटीमीटर में। सो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास? बोलो एसआई यूनिट तो केजी ही है ना। सिस्टम इंटरनेशनली तो हम लोग केजी में ही बात करते हैं ना, एसआई मीन्स व्हाट? सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। तो व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ मास एंड व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ वॉल्यूम? सो द फाइनल एसआई यूनिट इज केजी पर मीटर क्यूब, केजी। पर इसको एसआई यूनिट नहीं बोलते हैं, इसको सीजीएस यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? एसआई यूनिट मतलब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। इंटरनेशनली आप जाओगे तो कहीं क्या 1 पौवा आलू बोलता है कि केजी में ही बात होती है, तो ऐसा यूनिट है सिस्टम इंटरनेशनल, दैट इज केजी पर मीटर क्यूब। दिस इज कॉल्ड सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट। व्हाट इट इज कॉल्ड? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, सीजीएस यूनिट, सेंटीमीटर। एग्जाम में तो एसआई ही पूछेगा, हर जगह एसआई की ही बात होती है। ये सब तो लोकली यूज्ड है ना, सीएम हम लोग अपने घर पे काम चलाने के लिए, तो उसका फुल फॉर्म इसलिए तुम बता दिए ना, सीजीएस यूनिट का मतलब सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड यूनिट, एंड दिस इज सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट। सो फाइनली कृति, यू टेल मी व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी? केजी पर मीटर क्यूब। व्हाट इज द एसआई यूनिट ऑफ डेंसिटी? चलो आ जाओ प्रिंटेड नोट्स में। द मास पर यूनिट वॉल्यूम मीटर क्यूब, द मास पर यूनिट वॉल्यूम, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी। डेफिनेशन में आओ, द मास पर यूनिट वॉल्यूम ऑफ अ सब्सटेंस इज कॉल्ड डेंसिटी इज इक्वल टू मास बाई वॉल्यूम। मास को किस में नापा है बताओ? वॉल्यूम को किस में नापा है? तो केजी पर मीटर क्यूब को ऐसे गोल करो और लिखो एसआई यूनिट। केजी पर मीटर क्यूब को गोल करके लिखो एसआई यूनिट। अब एक नया टॉपिक आ रहा है, नया रोमन नंबर।
अगर कोई मैटर है तो तुम्हारे दिमाग में क्या है? अच्छा चलिए ना, सॉलिड लिक्विड गैस की आप बात कर रहे हैं। अगर कोई मैटर है, हमने ऐसा बोला, तो तुम्हारे दिमाग में क्या आया? चलिए ना, सॉलिड लिक्विड या गैस की आप बात कर रहे हैं। अगर कोई मैटर है और उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, अगर उस मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है अगर, तो उस जगह को भरा जा सकता है। बोलो हाँ, लास्ट क्लास भी तो भर रहे थे, पंप मारते गए थे, मारते गए थे, मारते गए थे। पर आज ना उसके बीच के स्पेस को ना दूसरे तरह का पार्टिकल से भर रहे हैं, ब्लैक में ब्लू पार्टिकल्स मिला रहे हैं। गौर करो हमने क्या पूछा, बहुत लिमिटेड बोला लेकिन काम का बात बोला। हमने क्या बोला? अगर कोई पार्टिकल के बीच में स्पेस है, कोई मैटर के पार्टिकल्स के बीच में स्पेस है, तो उसको भरा जा सकता है। तो तुमने बोला हाँ भरा जा सकता है। कैसे? तो तुम बोले ना पंप मारते गए भरते गया, पंप मारते गए भरते गया। तो आई सेड नो, आज वो पंप नहीं मारते जाना है, आज कोई दूसरा मैटर का पार्टिकल्स को बीच बीच में घुसा दो। सर ऐसा पॉसिबल है? एकदम है। ध्यान से सुनो कैसे। ये पहले से ही एयर पार्टिकल्स है। सुबह 8 बजे जब हम शटर उठाते हैं तो मेरे इंस्टीट्यूट का पार्टिकल्स कुछ ऐसा रहता है, स्थिर। स्थिर मतलब नो डिस्टर्बेंस, कोई स्टूडेंट का ना आना ना जाना, किसी तरह का कोई तरह का डिस्टर्बेंस नहीं। रात भर में एयर सेटल हो चुका होता है। अब सुबह सुबह हम आते हैं, भगवान जी के पास अगरबत्ती जलाते हैं, वहां पे है लगा हुआ। अगरबत्ती जब जलाते हैं, क्योंकि लास्ट क्लास में मैंने बोला था कि गैस में गैस तुरंत घुल जाता है, इट कैन फ्लो इन ऑल डायरेक्शन। अगरबत्ती जैसे ही जलाया, वहां पे कॉर्नर में अगरबत्ती की जो गैस है वो फैल गई। पर क्योंकि गैस वहीं रहेगा कि वो तो हर दिशा में बह सकता है, और कंटिन्यूअस अगरबत्ती जल ही रहा है, गैस प्रोड्यूस कर ही रहा है। ऐसा थोड़ी कि पानी झिमक कर हम उसको बुझा दिए। तो अगरबत्ती का गैस धीरे 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 इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एयर घुलते चल जाएगा, इन बिटवीन द पार्टिकल्स ऑफ एयर घुलते चला जाएगा। और वहां भगवान जी के पास जलाए हैं, पर इस कमरे में जो बच्चा इस कॉर्नर में एकदम एक्सट्रीम एंड्स में भी बैठा है, अगर अब अदिति सोच रही है आप तो इंस्टीट्यूट का शटर अभी उठाए थे, बच्चा कहां से आ गया? अदिति यही सब ज्यादा सोचती है। अरे भावना समझिए। तो धीरे धीरे पार्टिकल्स अगरबत्ती के कहाँ मिलते चले गए? एयर पार्टिकल्स में। और यहां तक आपको स्मेल महसूस कर सकते हैं। यही बात को तुम परफ्यूम में ले लो। जब तुम परफ्यूम स्प्रे करते हो तो स्प्रे करते के साथ थोड़ी अदर कॉर्नर ऑफ द रूम तक महक आता है। यहाँ तुम ड्रेसिंग टेबल के पास स्प्रे किए, कहीं पार्टी में जाना है, स्प्रे कर रहे हो कि हाँ जब बढ़िया से तैयार व्यार होके पार्टी जाना है, तुरंत क्या रूम का अदर एंड या तुम्हारे घर का एकदम उल्टा छोर, यहाँ पे मान लो तुम्हारा घर का बालकनी है, यहाँ तुम ड्रेसिंग रूम है, एकदम उल्टे छोर में बालकनी है, तो तुरंत महक आएगा कि ये परफ्यूम के पार्टिकल्स धीरे धीरे हवा में घुल रहे हैं। परफ्यूम और अगरबत्ती में डिफरेंस क्या है ना, अगरबत्ती लगातार 1 घंटा तक जलेगा, गैस का प्रोडक्शन होगा, पर परफ्यूम कोई 1 घंटा तक स्प्रे नहीं करेगा। इसलिए मैंने जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल दिया। छोला भी कुक होगा ना तो 1 घंटा तक कुक होते रहता है, चूल्हा पे चढ़ा रहता है, पर हम यहाँ जानबूझ के ऐसा एग्जाम्पल दिए जो 1 घंटा तक तो स्प्रे नहीं हो रहा है। तो पार्टिकल्स बढ़ रहे हैं कि वही पार्टिकल्स मूव ऑन करके 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 हर तरफ अपने आप को बिखरा दिए। दोनों डायग्राम्स में ये फर्क है कि ब्लू वाले की संख्या लगातार बढ़ती गई। लगातार क्यों बढ़ती गई? क्योंकि यहाँ अगरबत्ती का प्रोडक्शन जलन हो रहा था, छोला भी बक रहा था, पर यहाँ परफ्यूम मारे जा रहे हो कि मार लिए सो मार लिए। शुरुआत में क्या था, ये सारे अभी यहाँ तक पहुंचे हैं कि अभी ये सारे के सारे यहीं पे स्टैग्नेंट है, अभी यहीं पे है। क्या तुम लगातार छोला की तरह या अगरबत्ती की तरह यहाँ खुशबू पैदा कर रहे हो कि एक बार जो स्पेल मार दिए? तो यही लोग अब क्या होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे, क्या होंगे? ठीक ना अदिति, जस्ट टेल मी द बेसिक डिफरेंस बिटवीन दीज टू डायग्राम्स, द कॉन्सेप्चुअल डिफरेंस।
मतलब 20 ठो पार्टिकल्स अगर है तो 20 ही ठो रहेगा, पर यहाँ 20 ठो ब्लू वाले थे कि 20, 40, 60, 80 लगातार बढ़ रहे हैं। छोला कुक कर रहे हो तो आधा घंटा तक, 1 घंटा तक तो कुक होता ही है। आप अगरबत्ती जलाए हो तो 20, 25, आधा मिनट, आधा घंटा तक तो अगरबत्ती जलता ही है। तो द डिफरेंस इज दैट। हम इस डिफरेंस को तो समझाएं, पर हमको समझाना सिर्फ एक था कि एक पार्टिकल में दूसरा पार्टिकल का मिक्सअप हो जाने को ही डिफ्यूजन कहते हैं। ये सारे एग्जाम्पल्स थे डिफ्यूजन ऑफ गैस एंड गैस। काला वाला भी गैस और ब्लू वाला भी गैस में गैस मिल गया, गैस में। अब आप एक एग्जाम्पल थोड़ा दिमाग ठोको, लिक्विड में गैस मिल गया, दिमाग ठोको, एकदम तुरंत मिलेगा। अभी यहाँ से निकलिएगा ना, वो एक्वेरियम रखा हुआ है, मछली है उसमें। हाँ, मछली है ना उसमें एक्वेरियम में। हम लोग का तो थोड़ा सा वो फिल्टर ख़राब है, कभी कभी चलता है तो हवा बुलबुला निकलता है। अब बनवाने का तो टाइम है नहीं मेरे पास, पर आप भावना समझ रहे हैं कि वो फिल्टर तो सब लोग देखा है ना, होटल वोटल में भी जाते हैं तो भी आप देखे ही होंगे। तो क्या लगता है पानी में क्या घुलता है? काला वाला लिक्विड, काला मतलब जो पहले से है ना, और ब्लू वाला जो आके उसमें घुल जा रहा है, मिक्स हो जा रहा है। पहले से मेरे यहाँ वो जो फिश बाउल रखा है उसमें पहले से क्या है? लिक्विड और हवा। वो थोड़ा मोटर खराब है लेकिन फिर भी बीच बीच में बुलबुला देता है। तो क्या घुलता है? गैस घुलता है, पक्का। लेकिन ज़्यादातर हम लोग छोला, परफ्यूम और अगरबत्ती में किस में क्या घुला है? लेकिन एक्वेरियम वाले में किस में क्या घुला? ओके, अब मेरे को सॉलिड में गैस घुल गया का कोई एग्जाम्पल देकर दिखाओ। सॉलिड में गैस घुल गया। यस, रस्टिंग, जंग लगना। नहीं, जंग लगना नहीं होगा। शेविंग क्रीम देखें पापा लोगों को दाढ़ी बनाते हुए, जब शेविंग क्रीम लेते हैं तो टूथपेस्ट जैसे, अरे टूथपेस्ट भी हो सकता है वैसे तो, लेकिन टूथपेस्ट से ज़्यादा अच्छा एग्जांपल शेविंग क्रीम है। टूथपेस्ट की तरह पापा लोग शेविंग क्रीम लेते हैं, शेविंग ब्रश में लगा के ऐसे ऐसे करते हैं। तो पहले तो वो शेविंग क्रीम था, क्रीम, सॉलिड, अच्छा सेमी सॉलिड था, सेमी सॉलिड था। उसको रगड़ के क्या घुस जाता है? जैसे फूल जाता है, गैस ही तो घुसता है। क्या घुस जाता है? ऐसे जो झाग होता है, ऐसे जितना रगड़ते हैं उतना फूल जाता है, पूरा गाल में, दाढ़ी में ऐसे हो जाता है। अच्छा ठीक है, पानी डालते हैं। फूल क्यों जाता है? वो बताना चाह रहे हैं ना। क्लियर है? एक एग्जाम्पल दो जिसमें सॉलिड में घुल जाता है लिक्विड, एक एग्जाम्पल दो। शुगर सॉलिड में घुल जाता है, हम बोले ना लिक्विड, सॉलिड में। ORS वाटर, सॉलिड में लिक्विड कहाँ घुला? तो पानी जाके शुगर में थोड़ी घुसा, पानी में शुगर घुसा। ये तो चीटिंग कर रही है। चीनी पहले से रख ली और पानी डाल ली, तो क्या चीनी में घुसा पानी, कि एक्चुअली पानी में चीनी गायब हो जाता है? शरबत ही ना बना रही है लड़की, जो भी बोल रही है। बोलना क्या चाह रही है? शरबत बनाना ना बोलना चाह रही है। बोल रही है हम पहले से चीनी ले लेंगे फिर पानी डाल देंगे। अरे पगली, बना तो तुम शरबत ही रही हो, तो पानी में घुल रहा है ना चीनी। मैं वो नहीं पूछा, मैं पूछा सॉलिड में लिक्विड जाके घुस गया। नोट गिनने के लिए फोम आता है। अगर आपके पापा लोग घर पे नोट गिनते हैं, या आप लोगों का दुकान है, बैंक वाले भी शायद रखते ही हैं, नोट गिनने के लिए दे हैव अ फोम। पानी दिखता नहीं है उसमें, पर ऐसे उंगली प्रेस करता है, पानी आ जाता है, फिर ऐसे ऐसे नोट गिनता है, फिर हाथ सूख जाता है, फिर प्रेस करता है, पानी आ जाता है, ऐसे ऐसे नोट गिनता है। तो वो लोग किस में क्या घुसा हुआ था? सॉलिड में लिक्विड। नेक्स्ट मेरे को बताओ, अभी तो बहुत गर्मी का सीजन है, ठंड के दिन में जब आप सोकर उठते हैं तो पत्तों पे, घास पे छोटे छोटे वाटर के ड्रॉपलेट्स रहते हैं, जिसे ओस कहते हैं, ड्यू ड्रॉप्स भी कहते हैं। तो बताओ उसमें क्या में क्या घुला? हवा पहले से ही था वातावरण में। रात भर में इतनी ठंड पड़ी रांची में कि सुबह सुबह पत्तों में, एक मिनट, पत्तों में
ग्रास पे छोटे छोटे पानी के बूंद आ गए, तो किसमें क्या घुला? गैस में। ओके, अब मेरे को एक एग्जाम्पल दो, गैस में सॉलिड घुल गया, गाड़ी दिन भर चल रहा है, गाड़ी का एग्जॉस्ट निकल रहा है कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, आपको लगता है कि वो एग्जॉस्ट जो है वो गैसियस है? नहीं, वो सॉलिड है। आपको बेस्ट एग्जांपल देते हैं जनरेटर। हम लोग तो फ्लैट में अपार्टमेंट में रहते हैं, उस जनरेटर की बात नहीं कर रहे हैं, वो तो फिर भी बहुत अच्छा क्वालिटी का होता है, हम नॉर्मल जनरेटर की बात कर रहे हैं। अगर यहाँ पे दीवार के पास लगा दे तो दिन भर चलते 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 काला कर देता है उस दीवार को, और उस दीवार में जाके ऐसे करना, क्या झड़ता है? कार्बन आ जाता है तुम्हारे हाथ में कार्बन। क्या वो गैसियस लिक्विड टाइप की सॉलिड टाइप रहता है? इससे साबित हुआ कि जो एग्जॉस्ट निकलता है गाड़ियों से, जो एग्जॉस्ट निकलता है जनरेटर से, वो कैसा होता है और वातावरण में घुलता है। वातावरण मीन्स व्हाट? एयर, दैट इज गैस में सॉलिड घुलता है। जो पॉल्यूशन है, पॉल्यूशन हो रहा है, पॉल्यूशन होते समय किसमें क्या घुल रहा है? वातावरण में गाड़ियों से निकला हुआ एग्जॉस्ट घुल रहा है ना। तो गाड़ियों से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, ज्यादातर बच्चे उसे क्या समझते हैं? इट इज गैसियस एग्जॉस्ट। बच्चे क्या समझते हैं? इट इज गैसियस एग्जॉस्ट। गाड़ियों से जो एग्जॉस्ट निकल रहा है, CO2, CO, कार्बन डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है। तो हम CO2 उसका केमिकल कॉम्पोजिशन है, पर वो जो निकल रहा है जिस फॉर्म में, वो किस फॉर्म में निकल रहा है? वो सॉलिड फॉर्म में निकल रहा है। उसका बेस्ट एग्जांपल दिया ना कि जनरेटर लगा के छोड़ दो घर का गेट के पास या दीवार के पास, तो भट 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 8-10 दिनों में दीवार काला कर देगा। अब जाके ऐसे पोछो, काला काला धुआं निकलेगा। हम डाउट सबका सुनेंगे, पहले मेरा कंप्लीट होने दो। तो बोलिए, इतनी देर हम बकबक करके क्या समझा रहे हैं? बोलो, आप डिफरेंट सिचुएशंस बता रहे हैं। कभी गैस में गैस, फिश बाउल में क्या हुआ? गैस में लिक्विड। शेविंग क्रीम में क्या हुआ? सॉलिड में गैस। अगरबत्ती में क्या हुआ? गैस में गैस। परफ्यूम वाले केस में क्या हुआ? गैस में गैस। सुबह उठकर जो ओस का पानी है, ड्यू ड्रॉप्स है, उसमें क्या हुआ? गैस में लिक्विड, गैस में। व्हाट इज डिफ्यूजन? डिफ्यूजन इज द फेनोमेना in which one type of particles get mixed with अदर टाइप ऑफ पार्टिकल। जीवन भर तुमको याद रहेगा, ब्लैक में ब्लू मिलाया सर ने। क्या मिलाया? ब्लैक पार्टिकल्स पहले से था, उसमें जाके कौन घुल गया? और जो इन्होंने शरबत वाला एग्जांपल दिया, उसमें पानी पहले से रहता है, उसमें ना चीनी इन बिटवीन घुलता है, कि चीनी में इन बिटवीन जाके पानी समा जाता है। सोच कर देखो, पानी में एक्चुअली चीनी। हाँ, तो ईशा जान बोलिए। हाँ, प्लांट है, प्लांट ऑक्सीजन ले रहा है। हाँ, लिया। घुलना थोड़ी हुआ, वो तो कंजम्पशन हुआ। घुलने की बात करिए, एक सिंपल सी बात है, खाना तो हम भी खाए, खाना सॉलिड खाए और मेरे शरीर में घुल गया क्या? तब तो आप बोलेंगे सॉलिड में सॉलिड घुल गया। घुलना इज डिफरेंट थिंग और कंज्यूम करना, खा लेना इज डिफरेंट थिंग। वो तो सक किया ना, पेड़ ने ऑक्सीजन को क्या किया? सक किया, ट्रैप किया। हम लोग प्रॉपर घुलने की बात कर रहे हैं, दो चीजों को घोलो आपस में। पेड़ का ऑक्सीजन लेना इसमें सूट कर रहा है स्टूडेंट्स की, वो तो एक अलग ही फेनोमेना है। हम लोग रेस्पिरेशन जो करते हैं, ब्रीदिंग जो करते हैं, क्या वो डिफ्यूजन है? वो तो हवा घुस जा रहा है हमारे अंदर। हम प्रॉपर घुलने की बात करें कि दो डिफरेंट चीजें आकर आपस में घुल जाए। इज दैट ओके? पेड़ का जो हवा लेना होता है, दैट इज नॉट डिफ्यूजन। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि पेड़ पहले से सॉलिड है, उसमें ऑक्सीजन घुस गया, वो थोड़ी, वो तो एक अलग फेनोमेना है कि वो खींचता है। आप ऐसा ढूंढ कर दो ना जिसमें दो चीज मिला है। रूह अफ़ज़ा पिए हैं? रूह अफ़ज़ा इसलिए बोल रहे बिकॉज बहुत कॉमन है हम लोगों के घरों में। मिल्क ले लो, एक गिलास दूध, ज्यादा नहीं, एक ढक्कन रूह अफ़ज़ा डाल दो, तो वाइट वाले जितने पार्टिकल्स है उसके इन बिटवीन में कौन से पार्टिकल्स घुस गए? वाइट वाले में पिंक वाले घुस गए। ये चीज ना है डिफ्यूजन। हाँ, ये लिक्विड प्लस लिक्विड हो गया, लिख देते हैं। हाँ, स्पॉन्ज में पानी घुसता होगा, एकदम होगा।
और स्पॉन्ज में पहले से हवा रहता है, वो भी होगा। स्पॉन्ज में पहले से ही क्या रहता है, हवा भी तो रहता है, ये भी होगा। पोर्स में रहता है, प्रेस करोगे तो निकल जाता है ना। हाँ वो चीज़ हो गया उसमें। हाँ हाँ जेली हो सकता है, सॉलिड में लिक्विड है, सॉलिड रहता है उसके अंदर पानी पानी भरा रहता है, जेली भी होगा, जेली भी होगा, जेली भी होगा उसका एग्जाम्पल। ठीक है चलिए, हाँ आटा सानने वाला भी हो सकता है, एकदम सही बोल रही है। आटा जो सानते हैं, आटा का डो जो होता है, आटा सना हुआ, आटा जब था, डो जो है वो तो डिफ्यूजन के कारण बना ना। हाँ ठीक है, काउंट सॉलिड में करते हैं जस्ट बिकॉज ऑफ इट्स अपीयरेंस। आइए, हाँ उसमें वो रिजिडिटी नहीं होती है, वो फ्लेक्सिबल होता है। यस वो फ्लेक्सिबल होता है, कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, वहाँ एक्सेप्शन है। कौन सा? कर्ड वाला, दही, दही में किसमें क्या रहता है बताइए? ठीक है दूध से बनता है, पर उसका तो सॉलिड फॉर्म है ना, वो सॉलिड में लिक्विड मिला हुआ है, सॉलिड में लिक्विड मिला हुआ है। जब वो दही बन गया तो वो लिक्विड कहाँ है? सॉलिड में लिक्विड है। जब वो दूध की अवस्था में रहता है तो मिल्क में बैक्टीरिया हुआ, तो सॉलिड में कुछ और है। कर्ड इज सॉलिड प्लस लिक्विड। ठीक है, अब रुक जाइए, अब थोड़ा पढ़ते हैं। द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ टू डिफरेंट टाइप्स इज कॉल्ड डिफ्यूजन। इंटरमिक्सिंग को गोल करो, डिफरेंट टाइप्स को भी सर्कल कर लो। इंटरमिक्सिंग को सर्कल कर लो, इंटरमिक्सिंग शब्द को सर्कल कर लिया और डिफरेंट टाइप्स को भी सर्कल कर लो। ठीक है, एग्जाम्पल, व्हेन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इज स्प्रेड इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम देन द स्मेल ऑफ द परफ्यूम स्प्रेड्स इन ऑल डायरेक्शन, दिस इज बिकॉज द डिफ्यूजन ऑफ द परफ्यूम पार्टिकल्स इन एयर पार्टिकल। 10 बार सुने हैं। लिक्विड डिफ्यूजिंग इन सॉलिड, लिक्विड घुल रहा है सॉलिड में, ध्यान से सुनना। व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक ऑन अ पीस ऑफ चॉक, बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, स्कूलों में यही होता है ना, चॉक। तुम लोग का जमाना में तो इंक पेन अब नहीं रहा ना, हम लोगों के ज़माना में जब क्लास 3 में या 4 में जब भी पेन इंट्रोड्यूस होता था तो बड़ा शौक होता था, कल से हम लोग स्कूल जाएंगे पेन लेकर, पेन से लिखने का परमिशन मिल गया हम लोगों को। आप लोगों के साथ कब हुआ था ऐसा? क्लास 5 में। ठीक है, हम लोगों के साथ भी 5 में ही हुआ होगा, बट हमको लग रहा है हम 4 से ही लिखना स्टार्ट किए थे, 4 से ही है। बात क्या कर रहे वो सुनो। हम लोगों के ज़माने में जब पहली बार बोला गया कि कल से अब तुम लोग पेन लेकर आओगे, तो ये बॉल पेन्स अलाउड नहीं होते थे स्कूलों में, इंक पेन होते थे। ये जो इंक मैं यहाँ फिल करता हूँ ना अपने मार्कर में, वैसे इंक अलग से मिलता है पेन में डालने के लिए। ये तो मार्कर में डालने का इंक है, इंक पेन में डालने का इंक मिलता है, उसे फाउंटेन पेन इंक कहते हैं। इंक डालते थे और डालते समय अगर गलती से इंक का ड्रॉप गिर गया कॉपी में, हो मिस मारेगी, ऐसा होता था। तो आप क्या करेंगे, ऐसे करके सड़क से पोंछ देंगे कि वो और कॉपी में स्प्रेड हो जाएगा वो। तो हम लोग करते क्या थे कि चौक स्कूल से उठा कर लाते थे और वो चौक को, वो जो इंक चू गया है ड्रॉप, चौक को बस उसके ऊपर से ऐसे रोल कर देते थे। चौक सक कर लेता था वो इंक को। ये मेरा कॉपी है, कॉपी में एक बूंद इंक गिर गया गलती से, तुम्हारे पास 2 चॉइस है, या तो ऐसे रुमाल लो और ऐसे पूरा पोंछ दो और डर्टी हो जाएगा कॉपी। ये तो नहीं कीजिएगा ना। तो हम लोग स्कूल से चौक उठा कर ले आते थे, छोटा छोटा टुकड़ा जो गिरा देती थी ना मिस लोग, वो ले आते थे, या टूटा हुआ ही ले आते थे, और उस चौक को, उस इंक का जो बूंद अच्छा खासा दिख रहा है उससे बस पूरा खींच लेता है वो। एग्जैक्टली अच्छा हाँ, ये बात भी सही बोलिए कि छोड़ दीजिए ना हैंकी, आप ऐसे ऐसे क्यों पोंछ रहे थे, बस हैंकी को ऐसे रख देते। हैंकी भी करेगा, यही बात तो ये बोल रही है कि जो काम चौक किया वो काम हैंकी भी तो कर ही देगा सर। हैंकी को आप बस रख दीजिए, नहीं खींच लेगा थोड़ी देर में।
मम्मी मारेगी नहीं। हाँ बात सही है। हैंकी फिर डर्टी हो रहा है, चौक डर्टी हो रहा है, तो दिक्कत क्या है? तो चौक पूरा सोख लिया, तो बोलो सॉलिड में क्या घुस गया? लिक्विड। तुम लोगों को ये एग्जाम्पल कोई बहुत बड़ा सा एग्जाम्पल लग रहा है, पर हम लोग क्योंकि ये खेल खेल में बहुत किए हुए हैं, तो हम लोग के लिए बहुत नॉर्मल एग्जाम्पल है। इंक जहां पे भी 2 बूंद चू जाए वहां से बस इसको करके देख लेना। चौक तो कहीं पे भी आपको स्टेशनरी शॉप में भी मिल जाएगा। अगर स्कूल से उठा के नहीं ला सकते हो, उठा के ले आए तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं तो स्टेशनरी शॉप से चौक मिल जाएगा। लेकिन खरीदने का क्या जरूरत है? स्कूल से उठा के ले आना छोटा सा ऐसे ही, और इंक का ड्रॉप गिरे। लेकिन आप लोगों के घर पे तो इंक पेन है ही नहीं, कैसे करिएगा एक्सपेरिमेंट? इंक है, हाँ तो करके देखिएगा। चलो, द इंटरमिक्सिंग ऑफ पार्टिकल्स ऑफ लिक्विड डिफ्यूजिंग इन सॉलिड का एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। लिक्विड डिफ्यूजिंग इन सॉलिड का पढ़ रहे हैं। व्हेन वी पुट अ ड्रॉप ऑफ इंक ऑन अ पीस ऑफ चॉक और अ पीस ऑफ पेपर, देन इंक स्प्रेड्स आउट इनटू द चॉक या पेपर। पेपर मतलब वही है, नेहल जान वाला एग्जाम्पल हो गया। बोली ना, कपड़ा रख दीजिए, नैपकिन रख दीजिए, हैंकी रख दीजिए, कागज रख दीजिए, सब कुछ खींच लेता है। लेकिन बेस्ट कौन खींचेगा? चॉक ज्यादा अच्छा खींचेगा। कपड़ा भी खींचेगा, कागज खींच पाएगा उतना अच्छा? नहीं खींच पाएगा। नेक्स्ट, सॉलिड डिफ्यूजिंग इन लिक्विड। सॉलिड घुल रहा है लिक्विड में, वही चीनी वाला जो बोली थी ना, शरबत बनाने का। पढ़ता हूं जरा। व्हेन अ क्रिस्टल ऑफ पोटेशियम परमैग्नेट। अब क्योंकि हम लोग केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, घरेलू तो नहीं पढ़ रहे ना, तो थोड़ा केमिस्ट्री वाला, केमिकल वाला एग्जाम्पल्स यहाँ पे। पोटेशियम परमैग्नेट KMnO4, फॉर्मूला याद है आप लोगों को? पोटेशियम परमैग्नेट का फॉर्मूला KMnO4 है। व्हेन अ crystal potassium permanganate is dropped into water, slowly the pink color of potassium permanganate spreads into water. पिंक कलर को राउंड मारो। तुमको याद रखना है कि किस रंग का होता है पोटेशियम परमैग्नेट। पिंक कलर को सर्कल करो। नहीं रे पागली, क्या चीज से जोड़ देती है? पिंक रंग का तो गुलाब ले आइए, बोलिए पोटेशियम परमैग्नेट है उसमें। तुम्हारी मम्मी का साड़ी पिंक, बोलो पोटेशियम परमैग्नेट उसमें। पिंक कलर का आइसक्रीम खाओ, बोलो पोटेशियम परमैग्नेट उसमें। और पिंक क्या होता है? पिंक कलर का रिबन ले, ये बोलिए पोटेशियम। ये लड़की पोटेशियम परमैग्नेट पहन के आ गई है आज। अरे बाप रे बाप। हाँ, ये केमिकल है। हम तो बोले साइंस की क्लास में हम लोग हैं, तो घरेलू एग्जाम्पल नहीं देखे, केमिकल एग्जाम्पल्स दे रहा है ये। एक इट्स जस्ट अ केमिकल। पोटेशियम परमैग्नेट कलर के लिए यूज होता है, कोई इसका कॉमन यूज नहीं है पोटेशियम परमैग्नेट का। अब सल्फ्यूरिक एसिड का कोई कॉमन यूज थोड़ी है। एसिड है तो एसिड है भाई, केमिकल है एक तरह का। सल्फ्यूरिक एसिड एक एसिड है, पोटेशियम परमैग्नेट एक केमिकल है बस। पोटेशियम परमैग्नेट एक केमिकल है, पिंक कलर का होता है, याद रखिएगा KMnO4। सुनेंगे, पहले थोड़ा सा कंप्लीट कर ले। सॉलिड डिफ्यूजिंग इनटू सॉलिड, ये थोड़ा मुश्किल एग्जांपल ढूंढना। सॉलिड में सॉलिड घुल जाए, ये एग्जांपल ढूंढना थोड़ा मुश्किल है स्टूडेंट्स। ऑल्दो अभी हम रीडिंग नहीं भी किए थे, तो बहुत आराम से इतना सारा एग्जांपल्स हम लोग ढूंढ लिए। गैस घुल रहा है लिक्विड में, लिक्विड घुल रहा है सॉलिड में, हर तरह के एग्जांपल ढूंढे ना बातचीत में ही। लेकिन सॉलिड में सॉलिड घुल जाए, ये एग्जांपल ढूंढना थोड़ा मुश्किल है। दिमाग ठोको और अपने आसपास में देखो, तो सॉलिड में सॉलिड, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड का जो था ना सॉलिड, वो घुल तो रहा था पर वो गैस में जाके घुल रहा था। स्टील में सारे मेटल्स को मिला के बनते हैं, तो उसे डिफ्यूजन नहीं कहते, उसे मिक्सचर कहते हैं। उसे भी मिक्सचर कहते हैं। इसका सबसे आसान एग्जाम्पल है, अभी समर वेकेशन होने वाला है आप लोगों का ना। ओके, समर वेकेशन का लास्ट डे जिस दिन रहेगा, मतलब कल से छुट्टी होने वाली है, समर वेकेशन कल से होने वाली है, तो आज लास्ट पीरियड में थोड़ा गौर करना। टीचर बोर्ड पर जो कुछ भी लिखेगी लास्ट पीरियड में, कोशिश करना कि वो रब ना हो। 1 महीना घर में छुट्टी भर वो लिखा रह जाए ब्लैक बोर्ड में, वाइट चौक से लिखा रह जाए। कुछ भी पढ़ाई ना लास्ट डे, लास्ट पीरियड में, वो लिखा रह जाए बस। 1 महीना से ज़्यादा की छुट्टी रहेगी आपकी। 1 महीना बाद जब स्कूल जाओगे, एकदम द वेरी फर्स्ट पीरियड में मिटाने की कोशिश करना। मिटाना बड़ा मुश्किल हो जाता है।
बोर्ड पर चौक से लिखा हुआ चीज, चौक क्या था? सॉलिड। ब्लैक बोर्ड क्या था? आप लोग का ग्रीन बोर्ड है कि ब्लैक बोर्ड है? ब्लैक बोर्ड है। कुछ लोगों के यहाँ ग्रीन भी होगा। बोर्ड क्या है? सॉलिड। चौक क्या है? सॉलिड। सॉलिड में सॉलिड इतना ज़्यादा इंटरमिक्स हो जाता है कि 1 महीने बाद उसको मिटाना मुश्किल हो जाता है। अगर मिट भी जाए तो टीचर ने जो लिख रखा था ना, उसका दाग रह जाता है। ये नोटिस किया है कभी कि हाँ दाग तो रह जाता है सर, दाग तो रह जाता है। और अगर तुरंत लिखे तुरंत मिटा दो तो मिट जाएगा। तो ये बड़ा सिंपल सा घरेलू एग्जाम्पल है। व्हेन वी राइट एनीथिंग विथ अ चॉक ऑन अ ब्लैक बोर्ड, दैट इज डिफ्यूजन ऑफ सॉलिड इन अ। बाकी इतनी देर हम जो भी बकबक किए सब तरह के एग्जाम्पल ढूंढ दिए। इन्होंने जेली बोल दिया, किसी ने रूह अफ़ज़ा बोल दिया, बहुत तरह का घरेलू एग्जाम्पल था। पर सबसे मुश्किल है कौन सा ढूंढना? सॉलिड एंड सॉलिड। चलो पढ़ते हैं जरा सा। टू सॉलिड्स डिफ्यूज बट एट अ वेरी स्लो रेट। बट एट अ वेरी स्लो रेट को ऐसे इंसर्कल करो, बहुत धीमी गति से घुलता है। कौन? सॉलिड एंड सॉलिड। जरा बताओ फास्टेस्ट रेट से कौन घुलता है? गैस इन गैस। वेरी गुड। गैस इन गैस फास्टेस्ट रेट में घुलता है। तुम परफ्यूम मारे नहीं कि पूरा कमरा में खुशबू फैल गया। तो गैस इन गैस सबसे फास्टेस्ट रेट में घुलता है। और सबसे स्लो रेट में कौन घुलता है? सॉलिड एंड सॉलिड। Two solid diffuse but at a very slow rate. Example, when we write on a blackboard with a chalk and leave it uncleaned for a few days, then it becomes difficult to clean the blackboard. This is because of slight diffusion of chalk particles on the blackboard. हुआ diffusion की वो slightest है सर, बिल्कुल ही थोड़ा सा है। चलो, गैस डिफ्यूजिंग लिक्विड। हाँ, हम बहुत सारा घरेलू एग्जाम्पल दिए। ये बोलना भूल गए, जो कोल्ड ड्रिंक पीते हैं आप लोग, डकार आती है ना कोल्ड ड्रिंक थम्स अप पीने के बाद, उसमें क्या में क्या घुला रहता है? गैस रहता है। थम्स अप में गैस रहता है, स्प्राइट में गैस रहता है, कोका कोला में गैस रहता है, पेप्सी में। तो किस में क्या घुला है? लिक्विड में गैस घुला है। नेक्स्ट, डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आ रहे हैं, ये इंपॉर्टेंट है, टिक मारो, VVI लिखो। डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टिक मारो, VVI लिखो। डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको टिक मार के VVI लिखो। डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसको टिक मारो, VVI लिखो। डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर को टिक मारो और VVI लिखो। डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर को टिक मारो और VVI लिखो। और बोलने दीजिएगा हमको होता क्या है। ये पहले से ही एयर पार्टिकल से मान लो तुम ट्राई कर रहे हो इसमें कोई भी दूसरा पार्टिकल को मिक्स करने का। बोलो हाँ, मिक्स क्यों नहीं होगा? इतना सारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस पड़ा हुआ है तो मिक्स तो होना ही है सर, हाँ या ना? पक्का? अब क्या करो, ब्लू वाला अभी ऐड नहीं करो, अभी ब्लू वाला ऐड मत करो, अभी ब्लू वाला ऐड मत करो। अभी इस ब्लैक वाले को, ये जो भी चीज़ है, हम कोई पर्टिकुलर एग्जांपल नहीं दे रहे हैं कि ये हवा ही है, ये पानी ही है, या ये शेविंग क्रीम ही है और इसमें यही मिलाओ। हम ऐसा कुछ नहीं बोले, हम बस बोले ये कोई भी ब्लैक पार्टिकल से इसमें ब्लू को मिक्स करना है। तो तुमने कहा क्यों नहीं मिक्स होगा? एकदम मिक्स होगा, ये तो इतना सारा इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस है, मिक्स तो होगा ही सर। आई एम सेइंग मिक्स अभी मत करो, अभी रुक जाओ थोड़ा सा। यू जस्ट what do you do first of all? Heat it, burn it नहीं, heat it। अब बताइए, हीट करने से ये लोग थोड़ा ज्यादा क्षेत्र में फैल जाएंगे। हमने उस दिन आप लोगों को कुछ कर कर दिखलाया था, हाथ को ऐसे ऐसे करो। जब आप हीट करते हैं तो एवरी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? बढ़ जाता है। एवरी पार्टिकल का काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाता है? जोर जोर से वाइब्रेट करने लगेगा। तो वहीं रहेगा कि दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर। इफ दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर तो चांसेस आर मोर फॉर द ब्लू पार्टिकल्स टू गेट मिक्स्ड विथ इट और नॉट। मानते हैं इस बात को? यही था हेडिंग, डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। आंसर क्या होगा? जब आप गर्म करते हैं तो पार्टिकल्स दूर दूर चले जाते हैं। तो दूर दूर जब चले जाते हैं पार्टिकल तो स्पेसेस, गैप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। और गैप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर
गैप्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा अगर, बैठिए, गैप्स बहुत बड़े, बैठिए, नहीं अच्छा गया होगा, बैठिए, बैठिए ना। गैप्स जब बढ़ जाएगा अगर, गैप्स जब बढ़ जाएगा अगर, गैप्स जब बढ़ जाएगा अगर, तो क्या होगा? और ज़्यादा पार्टिकल्स ऐड हो जाएगा। तो एकदम कन्विंस्ड है इस हेडिंग से आप, पार्टिकल्स गर्म करने से सबसे पहले क्या होता है उनका? काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाता है। काइनेटिक एनर्जी बढ़ने से दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर और नॉट। जब कभी भी आप पार्टिकल्स को हीट करेंगे तो ब्लैक वाले पार्टिकल्स के काइनेटिक एनर्जी क्या होंगे? बढ़ जाएंगे। काइनेटिक एनर्जी बढ़ेंगे तो दे विल मूव अवे फ्रॉम, एंड इफ दे विल मूव अवे फ्रॉम ईच अदर, तो जो नेक्स्ट पार्टिकल ब्लू वाला है वो इजिली एकोमोडेट हो जाएगा कि नहीं? तो चलिए एक बार रीडिंग मारते हैं। इफ यू ड्रॉप, अच्छा यहाँ पे फिर वही केमिकल वाला, केमिस्ट्री का एग्जाम्पल दे रहा है। इफ यू ड्रॉप अ क्रिस्टल ऑफ KMnO4 into a beaker containing hot water, तुम लोग दिमाग मत लगाओ कौन सा केमिकल डाल रहा है, तुम लोग बस दिमाग लगाओ पिंक कलर स्प्रेड, और तेज गति से होगा कि धीमा गति से होगा, बस दिमाग इस पे लगाओ। KMnO4 पे दिमाग मत लगाओ, बस याद करो कि हाँ वो एक केमिकल है। हम आपको कोई केमिकल पे समझाएं कि आप इन जनरल समझाएं आप। When we drop a crystal of KMnO4 in a beaker containing hot water and another crystal into a beaker containing cold water, बताइए पिंक कलर जल्दी किस में होगा? पिंक कलर जल्दी से दिखने लगेगा, पिंक रंग किस में? क्यों? ये आपको समझ आ ही गया होगा। क्यों ये आपको समझ आ ही गया होगा कि पहले से ही अगर पानी गर्म रहेगा तो पार्टिकल्स दूर दूर हैं, तो पिंक कलर जल्दी से एकोमोडेट हो जाएंगे ना बीच में। पढ़ता हूँ, इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द पिंक कलर ऑफ KMnO4 स्प्रेड्स फास्टर इन हॉट वाटर। दिस शोज दैट डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर। VVI मार्क कर लिया ना इस हेडिंग को आपने? वो सब कुछ पढ़ाएंगे, है उसका रीजन है। O को O2 क्यों लिखा जाता है, H को H2 क्यों लिखा जाता है, Cl को Cl2 क्यों लिखा जाता है, ये सब कुछ पढ़ाया जाएगा आपको। अभी हम लोग केमिकल इक्वेशंस वाला टॉपिक में नहीं आए ना, अभी फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, इसलिए हम वो सब बताए नहीं आपको। वो सब बताया जाएगा। अभी हम लोग फिजिकल केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री जब पढ़ेंगे हम सब बताएंगे आपको। नहीं तो हर चीज का तो स्मॉलेस्ट पार्टिकल इज कॉल्ड मॉलिक्यूल। वो वहां नहीं रहा, कहीं और चला गया, एंड अप नहीं होगा। यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय देम। आपका ये पूछना है कि महक आना बंद क्यों हो गया। ये महक धीरे धीरे इस पूरे बोर्ड में फैल जाएगा, तो बताओ क्या होगा। छोटा सा रीजन में था तो तुमको स्ट्रॉन्ग उसका प्रेजेंस महसूस हुआ, इतने बड़े में प्रेजेंस महसूस हुआ क्या? एक चम्मच चीनी को एक गिलास पानी में मिलाओ, बहुत ज्यादा मीठा लग रहा है। वही एक चम्मच चीनी को कुछ भी करके निकालो गिलास से और अब बाल्टी में मिलाओ, कम मीठा लगेगा। कुछ भी करके एक चम्मच चीनी वापस निकाल लो और अब आप एक टब में मिलाओ, कम मीठा लगेगा। वही एक चम्मच चीनी को अब एक तो कुआं में मिला दो, तो क्या आप चीनी कम कर रहे हैं कि एक्चुअली वो जहां जाकर घुल रहा है वो चीज बढ़ते चल जा रहा है। तो आप स्प्रे किए तो पहले वो छोटा सा रीजन तक था, इसलिए स्ट्रॉन्ग इफेक्ट आपको महसूस हुआ महक का, पर धीरे धीरे पूरा इतना बड़ा ट्रेड सेंटर, इतना बड़ा महावीर चौक के कुछ जगह पे ही वो रह गया। तो क्या वो इसलिए आते रहेगा? बंद कमरा में महक क्यों आते रहता है? बोलते हैं ना कमरा खोल दो महक कम हो जाएगा। एक्चुअली वो महक डिस्ट्रॉय नहीं होता है, खिड़की खोलो तो वो बाहर निकल जाएगा। यू कैन नॉट किल देम, यू कैन नॉट डिस्ट्रॉय देम, दे ऑलवेज रिमेन देयर। चलो, वो तो पंजेंट स्मेल आता है, वहाँ बैक्टीरियल का जन्म हो जाता है, उसके कारण महक होता है। वहाँ जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जन्म होता है महक उसके कारण आता है।
नहीं, पार्टिकल्स लिखिएगा, मॉलिक्यूल्स नहीं लिखेंगे, पार्टिकल्स ऑफ डिफरेंट सब्सटेंस लिखेंगे। नेक्स्ट, डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन डेंसिटी। अब इसका एक एग्जाम्पल सुनो। फिर वही बात, हम जब ये समझा रहे थे तो हम बोले थे क्या कि MnO4 लो, ये लो, वो लो, कि आप इन जनरल ब्लैक और पिंक कर रहे थे। आपने इतना बड़ा डायग्राम देखा था कि नहीं? आप पहले छोटा डायग्राम बनाए थे सर। गर्म करने से डायग्राम बड़ा हुआ कि डायग्राम बड़ा नहीं हुआ? काले वाले दूर चले गए, काले वाले दूर चले गए। अब क्या करो, एक ग्लास लो, इसमें मिल्क डला हुआ है। मिल्क में क्या करो, आप 1, 2, 3 ड्रॉप पिंक कलर रूह अफ़ज़ा का डाल दो। हम तो रूह अफ़ज़ा बोल रहे एग्जाम में, आप रूह अफ़ज़ा मत लिखो, आपकी MnO4 लिखो। क्या लगता है ये रूह अफ़ज़ा का कलर तुरंत एकदम सेकंड्स भर में दूध को पिंक बना देगा? यस, एकदम बना देगा। अगली बार क्या करना, ध्यान से सुनना, अगली बार तुम कोई गाढ़ा सब्सटेंस लो, पिंक कलर का डालो। यस, चाशनी, जैम ले लेते हैं, जैम। जेली डाल दो, जेली बिना घुलाए छोड़ दो, घुल जाएगा जेली। कि दूध सादा ही दिख रहा है, जेली पिंक रंग का या ब्राउनिश कलर का है, जेली बस जाकर बैठ गया है। 3 दिन 4 दिन लगा तब जाकर वो जेली पूरा पानी में, पूरा दूध में घुला है। तो बताओ, हमने यहाँ तापमान रिलेटेड बात किया कि घना वाला बात कर रहे हैं, डेंस वाला। जेली या जैम ज़्यादा डेंस है, घना है, तो टाइम लग रहा है उसको घुलने में। पर ड्रॉपलेट्स ऑफ रूह अफ़ज़ा कम घना है तो तुरंत घुल रहा है। हम आपको फिर से 2 एग्जाम्पल समझा रहे हैं, ध्यान से आंख के सामने विजुअलाइज करना। 1 गिलास गर्म दूध, 1 गिलास फ्रिज से निकला हुआ ठंडा दूध, 1 गिलास दोनों। गर्म दूध में आप 1 चम्मच चीनी डालो और घोल दो, ठंडा दूध में 1 चम्मच चीनी डालो, घोल दो। कौन सा वाला में मिठास तुरंत महसूस होगा आपको? एकदम घरेलू उपाय है ना ये। हम लोग जब रात को दूध पीते हैं, मम्मी दूध में तुम चीनी नहीं डाली हो, आज भूल गई हो, तो मम्मी लाकर डाल देती है ना 1 चम्मच चीनी। आप रात को गर्म दूध ही पीकर सोते हैं, मम्मी दूध में चीनी डाल देती है और फटाक से घोल देती है और हम लोग पी भी लेते हैं। हाँ हाँ चलो अब ठीक है। लेकिन अभी समर सीजन चल रहा है, शाम के टाइम में मम्मी लोग आजकल हम लोगों को कोल्ड कॉफ़ी बना कर देती है। कोल्ड कॉफ़ी के नाम पे हम लोग को बुद्धू बनाती है, वही ठंडा दूध निकाल के फ्रिज से दे देती है, उसमें थोड़ा सा फ्लेवर कॉफ़ी का डाल देती है और हम लोग बुड़बक टाइप पी भी लेते हैं। क्या कृति गलत बोल रहे हैं? सही बोल रहे हैं ना? देखो, आप लोग इतने भी बच्चे नहीं है कि आप लोग नहीं समझ पाओ हम बोलना क्या चाह रहे हैं। बुद्धू ही ना बनाती है। एनीवे, साइंस यहाँ पे क्या है कि वो वाला कोल्ड कॉफ़ी भी पिए, मीठा नहीं लगा, रात को गर्म दूध भी पिए, मीठा नहीं लगा। मम्मी को तुरंत बोलते हैं ना कि चीनी डालना आप भूल गई हैं, तो मम्मी 1 चम्मच चीनी डाली, दूध में डाली, घोली, हाँ हाँ अब ठीक है। कोल्ड कॉफ़ी में डलवाना तो जरा 1 चम्मच चीनी, हाँ हाँ अब ठीक है, बोल पाओगे तुरंत कि बहुत टाइम लगता है सर। कैन यू ऑल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? मेरे सारे एग्जाम्पल्स घरेलू होते हैं, पर आप समझ पा रहे हैं। रात को दूध वाला जो कॉन्सेप्ट दिया मैंने, मम्मी डाली नहीं, आप तुरंत घोले और पिए, मीठा लगने लग जाता है ना। और शाम के टाइम में, अभी गर्मियों के टाइम में आप ट्यूशन से घर जाते हैं, मम्मी लोग कोल्ड कॉफ़ी बनाकर देती है, मम्मी मीठा नहीं है, चीनी डालती है 1 चम्मच उसमें भी है, पी कर देखना तो मीठा तुरंत लगता है नहीं। सो कॉन्सेप्चुअली व्हाट इज हैपनिंग इन केस ऑफ हॉट मिल्क, डिफ्यूजन इंक्रीजेस विथ इंक्रीज इन, बट इन केस ऑफ कोल्ड कॉफ़ी डिफ्यूजन डिक्रीजेस विद डिक्रीज इन टेम्परेचर। अब हम क्या कर रहे हैं, दूध एक तापमान का ही लो, गर्म ठंडा की बात नहीं हो रही, एक तापमान का लो, दूध में डालो 2 बूंद रूह अफ़ज़ा, पिंक कलर तुरंत स्प्रेड हो जाएगा। और दूध में 1 चम्मच डालो जेली, जेली जाकर बैठ जाएगा। क्यों नहीं ऐसा हुआ कि जेली जिस कलर का भी है, रेडिश या ब्राउनिश, दूध को रेडिश ब्राउनिश कर दे, 2-2 दिन तक लग जाता है। सो टेल मी, इज देयर अ कंसेप्ट ऑफ टेम्परेचर दिस टाइम कि इट्स अ कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी दिस टाइम? इट्स अ कंसेप्ट ऑफ डेंसिटी। घना चीज को घुलने में टाइम लगता है। कोई और एग्जांपल आप लोग सोचिए तो। सर गाढ़ा था इसलिए घुलने में टाइम लगा, थोड़ा सोचो, दिमाग लगाओ। चॉकलेट को दूध में घोलना चाह रही है तो घुलने में टाइम लगा क्योंकि गाढ़ा था। हाँ, इनके घर पे पेंट हो रहा होगा, अभी इन्होंने नोटिस किया ये चीज़ कि पेंट मिस्त्री जब आता है, ग्रिल एंड रॉड्स जो होते हैं घर के, दीवार की पेंट की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ग्रिल रॉड्स, खिड़की का जो लोहा होता है उसको पेंट डायरेक्ट नहीं करता है, थोड़ा तेल मिलाता है उसमें।
वो घर का सरसों तेल नहीं, टारपीन ऑयल बोलते हैं उसको, TURPET, यानी टारपीन ऑयल मिलाता है तो घुलता ही नहीं है। इस लड़की ने देखा है अपने घर पे ये होते हुए। एक्चुअली जो नहीं देखे वो विजुअलाइज भी नहीं कर पा रही है, लड़की देखी है। एक डिब्बा पेंट में तेल डालता ना, तेल जाता ही नहीं है उसके अंदर, तेल बस तैयार रहा होता है ऊपर में। बड़ा मशक्कत से घोलता है वो लोग, देखा है ना आपने, बड़ा मशक्कत से पेंट ब्रश से घोलता है एंड देन दे अप्लाई इट। पेंट घोलने का रीजन ये है ना कि इतना गाढ़ा पेंट आता है कि इतना वेस्टेज नहीं करना है हम लोगों को। ग्रिल में, रॉड में इतना गाढ़ा पेंट लगाने का जरूरत नहीं है, वेस्टेज नहीं करना है हम लोगों को। तो हम लोग तेल मिलाकर थोड़ा पतला करते हैं, मतलब 1 लीटर का पेंट, आधा लीटर का तेल, तो बन गया 1.5 लीटर का। वॉट शी इज ट्राइंग टू से इज कि गाढ़ापन वाला जो एग्जाम्पल आप पूछ रहे हैं सर, ये है उसमें डेंस है ना पेंट, गाढ़ा होने की वजह से उसमें तेल मिलता नहीं है। लेकिन अगर हाँ, इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लिक्विड एंड लिक्विड ऑल्सो। पहले अगर ऑयल लगाएंगे तो ऑयल विल फॉर्म अ थिन फिल्म ओवर इट, एंड इफ इट विल फॉर्म अ थिन फिल्म ओवर इट, इट विल मेक अ प्रोटेक्टिव कोटिंग, तो इट विल नॉट अलाउ द पेंट टू गेट ओवर इट ना। परत चढ़ जाएगा पेंट के ऊपर, पहले ही तेल का परत चढ़ जाएगा। तेल का परत अगर पहले ही चढ़ा दोगे तो पेंट पकड़ेगा कैसे? होली में रंग खेलने से पहले मम्मी लोग शरीर में बोलती है बढ़िया से नारियल तेल या सरसों तेल लगा लो फिर रंग खेलने जाओ। कॉन्सेप्ट तो वही आप भी यहाँ पे बोले, तेल का परत चढ़ा लोगे तो रंग का परत कैसे चढ़ेगा? ठीक। इन्होंने पूछा पेंट में पानी मिलाकर क्यों नहीं लगाते हैं? पेंट में पानी भी मिलाया जाता है, वो पेंट कौन सा है वो देखना होगा। आप एशियन पेंट्स एंड ऑल की बात कर रहे हैं तो ये वाटर पेंट्स नहीं है, पानी को घुलने ही नहीं देते हैं। ये इनको बनाया ही ऐसा गया कंपनी में कि पानी को घुलने नहीं देते हैं। लेकिन अगर कोई ऑर्डिनरी घर में चले जाओ, एकदम मिडिल क्लास फैमिली में, तो वो महंगा पेंट अफोर्ड नहीं कर पाता है वो इंसान, तो पानी मिलाने वाला ही पेंट करवाता है वो, उसको डिस्टेम्पर बोलते हैं। इमल्जन पेंट अलग होता है, डिस्टेम्पर अलग होता है। हम लोग अपने घर में इमल्जन पेंट करवाने लगे हैं आजकल। हम लोग जितने लोग भी ठीक ठाक है फाइनेंशियली, पर जो गरीब परिवार है वो डिस्टेम्पर कराता है, चूना लाता है, पाउडर लाता है, पानी मिलाता है। तो वो पेंट कंपनी ने पेंट ही वैसा बनाया है जो थोड़ा सा हाई क्लास पीपल है उनके में पानी मिलाने की आवश्यकता नहीं है, बट यू कैन डिजोल्व वाटर। नेक्स्ट डाउट, तेल वाला क्लियर हो गया? तेल तो फिल्म, प्रोटेक्टिव फिल्म बना देगा ना। इसका आंसर तो यही लोग बता देगी। हाँ, नारियल तेल मिलाओगे तो तेल तैरते रहता है, पर टारपीन ऑयल मिलाओगे तो वो घुल जाता है। क्यों? डेंसिटी के कॉन्सेप्ट है। टारपीन ऑयल का डेंसिटी इतना है कि वो पेंट के डेंसिटी के साथ मैच करता है, इसलिए तो टारपीन ऑयल ही स्पेशली यूज करते हैं। लेकिन घर का नारियल तेल वगैरह यूज करोगे तो बहुत लो डेंसिटी वाला होता है, इसलिए नारियल तेल तैरते रह जाता है। आप लोगों के घर में दादाजी लोग नारियल तेल जरूर लगाते होंगे, डब्बा में या एक कटोरी में अलग से नारियल तेल मांगते हैं वो लोग, मम्मी लोग से, या सरसों तेल। नहाकर अगर बाथरूम में ही वो कटोरी छोड़ देंगे तो नहाते समय नहाने का पानी, शावर का पानी भी गिर जाता है उसमें, तो देखना तैरते रहता है। क्यों नहीं पानी उस तेल में घुला? डेंसिटी डिफरेंट है, नहीं घुलेगा आपस में। तो वही चीज़ ये पूछी कि टारपीन ऑयल घुलता है, हम लोग का नारियल तेल क्यों नहीं घुलता उसमें? टारपीन ऑयल बनाई ही ऐसी जाती है कि पेंट के डेंसिटी से वो मैच कर जाए, और नारियल तेल ये सब मिलाओगे तो मैच नहीं करता है। तो हर पानी, पेंट में पानी थोड़ी मिलाया जाता है, हम तो बोले डिस्टेम्पर में मिलाया जाता है सिर्फ। तो उसका नाम वाटर कलर क्यों पड़ा? सोच के देखिए, वो पानी मिलाकर ही पेंट होगा, इसीलिए उसका नाम वाटर कलर है। इमल्जन बोलिएगा दुकानदार समझ जाएगा कि इमल्जन अगर है तो कन्फर्म इसमें टारपीन ऑयल मिलाना है। डिस्टेम्पर बोलोगे तो कन्फर्म है कि इसमें एक तो डेंसिटी मेजर करना पड़ेगा, उसका वजन ले लो, उसका डेंसिटी ले लो, मास बाय वॉल्यूम कर दो, डेंसिटी निकल जाएगा। कितना मास और कितना जगह घेर रहा है दोनों को डिवाइड कर दो, डेंसिटी निकल जाएगा। चलो नेक्स्ट।
डिफ्यूजन इंक्रीजेस विद इंक्रीज इन डेंसिटी. हनी इज डेंसर देन इंक. अच्छा, इन्होंने क्या किया, हनी को डुबाया 2 बूंद और 2 बूंद इंक को डुबाया. जल्दी कौन घुलेगा? हनी क्यों नहीं घुला? गाढ़ा है, डेंस है. If we drop equal quantity of honey and ink into different beakers containing water, we will think that ink diffuses quickly. Ink जल्दी घुल जाता है. This shows that diffusion decreases with increase in density. जितना गाढ़ा होगा उतना धीमा गति से घुलेगा. Question 1. The smell of hot food reaches us from several meters, but to get the smell of cold food, we have to get close to it. Why? गरम खाने की खुशबू दूर तक आती है, पर ठंडे खाने की खुशबू को लेने के लिए नाक एकदम खाने के पास ले जाना पड़ता है. सिंपल सा एग्जांपल, छोला जब बन रहा है आपको खुशबू दूर तक आती है, लेकिन वही छोला बन कर रखा गया, 2 दिन पुराना हो गया, फ्रिज से निकालो, तुमको उस छोले की अब महक आती है क्या? इसका साइंस क्या है पीछे का बताओ? टेम्परेचर. ठंडा छोला जो पके हुए 2 दिन हो चुका है, उसका तापमान बहुत कम हो चुका है, अब उसका डिफ्यूजन का रेट बहुत धीमा. बट वाइल यू आर कुकिंग दैट छोला, टेम्परेचर इज वेरी, so the rate of diffusion is very, so we can smell it from a far away distance also. But to get the smell of same chola, if it is cold, you have to bring your nose close to it. चलिए पढ़ रहा हूँ आंसर. This is because when food is hot, then food particles diffuse faster. When food is hot को गोल करो. When food is hot को गोल करो. किए? और आगे बढ़ो, डिफ्यूज फास्टर को गोल करो. बढ़े? And we can smell it quickly. Whereas cold food particles takes long time to diffuse in air. We have to get close to it to get its smell. Question 2. A swimmer is able to cut through water. Which property of matter does it show? बहुत अच्छा क्वेश्चन है. एक स्विमर ऐसे ऐसे करके तैरता हुआ आगे बढ़ जाता है, नहीं ऐसे ऐसे करके, कौन सा प्रॉपर्टी यूज कर रहा है बताओ? इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस बहुत ज्यादा होता है वाटर का, इजिली उसको हटाया. लेकिन अगर उसे चॉकलेट, डेयरी मिल्क पूरा लिक्विड में डुबा दो और ऐसे हटाएं तो पूरा ताकत लगाना पड़ेगा. चॉकलेट पेस्ट में अगर उसको डुबा दे, अरे हम डूबने की बात नहीं करें, भावना समझो हम क्या चीज बोले. क्या भावना ये थी कि पानी को आराम से काटा, चॉकलेट पेस्ट में अगर उसको डुबा जाए. हम यहाँ डूबने का कॉन्सेप्ट पकड़ा रहे हैं कि आपको क्या पकड़ाना चाह रहे हैं. वो पानी को इतना आराम से सरका लिया, चॉकलेट को भी तो सरका सकता था, या वो पूछा जा रहा है. टेल मी द रीजन. बोलो चॉकलेट भी गाढ़ा ही है, पर उसके इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस उतने ज्यादा नहीं है. पानी के इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस सबसे. अब पानी में उसको डुबाएं और पेट्रोल में डुबाएं, बोलो ज्यादा. अब मत बोला पेट्रोल में तो जल ही जाएगा, हम वो नहीं समझाना चाह रहे हैं. हम कॉन्सेप्ट क्या दिए समझ में आया? पेट्रोल को सरकाएगा इजिली कि पानी को ज्यादा इजिली? पेट्रोल को ज्यादा इजिली. आपको नहीं पता? सबसे गाढ़ा चॉकलेट, उससे कम गाढ़ा वाटर, उससे भी कम गाढ़ा पेट्रोल. पेट्रोल तो एकदम पतला होता है. हम स्पेस की बात कर रहे हैं. यू आर मिक्सिंग 2 डिफरेंट थिंग्स. पानी को क्यों घसका दिया वो स्विमर? क्यों घसका दिया? आगे बढ़ने के लिए. वाह, अरे ये थोड़ी पूछ रहे हैं क्यों घसका पाया. क्योंकि स्पेस बहुत ज्यादा है पानी के पार्टिकल्स के बीच का, तो घसका के बढ़ गया. चॉकलेट के पार्टिकल्स को क्यों नहीं घसका पाया? मत बोलना उसको आगे बढ़ने का मन नहीं था, वो थोड़ी बोल रहे हैं. वो इसलिए नहीं घसका पाया क्योंकि पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत है. पेट्रोल वाले को बहुत ज्यादा आसानी से क्यों घसका दिया? बहुत ज्यादा स्पेस है. और तो और हवा में फटाफट अपना हाथ हम ऐसे 20 बार मार लिए, देखो तो 1 मिनट के अंदर. क्यों मार पा रहे हैं? बोलो वेरी 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 मच अवे फ्रॉम ईच अदर है ना हवा के पार्टिकल्स. ये मान रहे हो? बोलो तब से आप बोले जा रहे हैं कम से कम 20 बार तो हाथ हिला लिए हवा में. कैन यू नाउ अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग? हवा में हम अपना हाथ इतना जल्दी क्यों हिला ले रहे हैं? पार्टिकल्स बहुत दूर दूर हैं. अब मैं यहीं खड़ा रहूंगा, इस रूम को बस पानी से लबालब भर दो,
आप मेरे को हाथ हिलाने बोलो तो बोला आपका कंधा दुखने लग जाएगा थोड़ी देर में, क्योंकि आप हवा के मुकाबले अब कुछ ताकतवर चीज को दूर कर रहे हैं ना सर। चलो रूम से पानी निकालो सड़ाक से, अब पड़ाक से इसमें डालो अब चॉकलेट, दैट सेमी सॉलिड। अब बहुत ताकत से ठेलना पड़ेगा आपको। विजुअलाइज कर पा रहे हो? इमेजिन करो तो ये हम यहीं खड़े हैं, ऐसे से हाथ हिला रहे हैं और पूरा रूम लबालब पानी से भर गया। इमेजिन करो। बोला आपको थोड़ा ताकत, फिर मत बोला आप मर जाइएगा, ये सब बात नहीं कर रहे हैं हम। कैन यू विजुअलाइज? कैन यू विजुअलाइज? आप बोलो तो मेरा हाथ उतना इजीली, उतना फ्रीली चल पाएगा? क्यों नहीं? वही क्वेश्चन है, क्यों नहीं? फिर मॉलिक्यूल शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। पार्टिकल्स बोलिए। पार्टिकल्स हवा के मुकाबले पानी के पार्टिकल्स कैसे हैं? ज्यादा क्लोज है तो उनको हटाने में आपको। अब चलो रूम से पानी निकल गया, फटाक से इसमें डेयरी मिल्क पूरा एकदम लबालब पूरा डेयरी मिल्क भर गया, खाने का मन कर रहा है। अब उसको ऐसे से पीछे सरकाओ तो घसका पाइएगा? बोलो सबसे इजीली घसका रहे थे अपना हाथ को जब आप हवा में थे, थोड़ा मुश्किल हुआ जब आप पानी में गए, और ज्यादा मुश्किल हुआ जब आप चॉकलेट में। कुछ क्लियर हुआ? तो आंसर पढ़िए। This shows that liquid state of water there is sufficient intermolecular space so the swimmer can cut through water. Intermolecular space उतना जरूर होता है कि उसको पीछे धक्का देकर काट कर वो आगे बढ़ जाए। He cannot do the same thing if the intermolecular space would be small. यही इंपॉर्टेंट बात है। यही काम वो नहीं कर पाता कब? कम रहता, तो इसलिए तो चॉकलेट डाल दिया रूम में। एक ही बात है। पार्टिकल्स ही बोलते हैं, पर स्पेस की जब बात आती है तो इंटर पार्टिकल स्पेस नहीं बोल के इंटरमॉलिक्यूल स्पेस बोला जाता है, पर ऐसे पार्टिकल्स बोला करो। हाँ वो भी लिख सकते हैं। स्पेस वाला बात ही लिखो ना, स्पेस ज्यादा है इसलिए वो धक्का मार के बढ़ गया आगे। फोर्स का बात नहीं है, स्पेस का बात है। अरे आपको वही तो सिखाया जा रहा है अभी कि क्यों वो धक्का देके आगे बढ़ा, क्योंकि स्पेस कम था, स्पेस को घसकाया और खुद बढ़ गया। चॉकलेट वाले में पार्टिकल्स के बीच का स्पेस बहुत कम है, वो धक्का नहीं दे पाता है। नेक्स्ट, विच प्रॉपर्टी ऑफ गैस हेल्प अस इन डिटेक्टिंग एलपीजी गैस लीकेज? ये एक इंपॉर्टेंट सवाल है, टिक लगा के वीवीआई करो। एलपीजी गैस सिलेंडर का लीकेज हो रहा है, आप यहाँ से ट्यूशन गए और बोले मम्मी मम्मी गैस महक रहा है, दूध चढ़ाकर छोड़ी हो क्या? मम्मी गई दौड़ के देखने, सच में दूध चढ़ा हुआ था गैस पे, पर आंच नहीं निकल रहा है, बुझ गया हवा के कारण। बहुत तेज हवा आया, खिड़की से हवा आ रहा था और वो बुझ गया। तो फ्लेम्स ना बुझ गया, पर नॉब घुमाई थी कि वो तो चालू ही रह गया, वो चालू ही रह गया, बस फ्लेम बुझ गया है। एकदम सरल भाषा में बोल रहे, फ्लेम्स बुझ गया है और वो चालू ही रह गया। गैस का सप्लाई बर्नर तक आ रहा है, पर बर्नर में आग है कि आग तो बुझ गया हवा के कारण। तो ड्राइंग रूम में तुम आए ट्यूशन से पढ़कर, अब मम्मी टीवी देख रही थी, ध्यान नहीं गया, तो तुम बोलते ना मम्मी मम्मी गैस पे दूध चढ़ाई हो या कुछ चढ़ाई, क्या गैस महक रहा है? तो ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी का तुम इस्तेमाल किए? डिफ्यूजन प्रॉपर्टी। तुम्हारे ड्राइंग रूम के हवा में एलपीजी का गैस क्या हुआ, आपस में डिफ्यूज हुआ, तब ना तुम बोले कि मम्मी लगता है गैस लीक कर रहा है मम्मी। तो तुम कौन सा प्रॉपर्टी का यूज किए? अब मेरा एक दूसरा क्वेश्चन है, उस सिलेंडर में गैस को पैक करके किलोमीटर्स दूर तक ट्रांसपोर्ट किया जाता है, कौन सा प्रॉपर्टी यूज करके पैकेजिंग किया जाता है? गैसेस आर कंप्रेसिबल, इस प्रॉपर्टी को यूज किया जाता है। पहले मेरा सुन लो, अपना सवाल को 2 मिनट के लिए वहीं शांत रखो, पहले मेरा सुन लो। एक ही चीज का 2 क्वेश्चन पूछे, सिलेंडर लीक कर रहा है, गैस लीक कर रहा है, तुम कैसे समझे? हम एकदम सिंपल बात बोले कि तुम ट्यूशन से गए, मम्मी ड्राइंग रूम में बैठकर टीवी देख रही है और तुम बोले मम्मी मम्मी लगता है गैस खुला छोड़ दियो। मम्मी दौड़ कर गई, दूध सच में चढ़ा हुआ था गैस पे, पर आंच बुझा हुआ था, फ्लेम नहीं था, फ्लेम बुझ गया, बहुत जोरदार आंधी आया। क्या फ्लेम के बुझने से नॉब मुड़ गया कि नॉब तो नहीं मुड़ा? नॉब तो नहीं मुड़ा ना, नॉब तो नहीं मुड़ा, नॉब तो ऑन है, अभी भी गैस निकल रहा है।
तो बताओ कौन सा प्रॉपर्टी से तुम डिटेक्ट किए, डिटेक्ट, डिफ्यूजन प्रॉपर्टी से डिटेक्ट किए। सवाल को समझो। अब मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा कि ऐसा कौन सा प्रॉपर्टी है जिसका इस्तेमाल करके उसे सिलेंडर में पैक करके हर अलग अलग शहर तक पहुंचाया जा रहा है। कंप्रेसिबिलिटी प्रॉपर्टी को यूज किया जा रहा है। गैसेस आर कंप्रेसिबल, उसे चीप कर दबा दबा कर क्लोजर टू ईच अदर लाया जाता है और उसको भर दिया जाता है सिलेंडर के अंदर। एक सिंपल सा बात है, ब्रेड आता है आपके घर में, इमेजिन करो तो ब्रेड को चीप कर दबा कर सिलेंडर में भरा जा सकता है कि ब्रेड जितना जगह लेता है उतना ही जगह लेगा। ऐसा नहीं है कि दबा के 20 ब्रेड्स की जगह तुम 40 ब्रेड्स को हटा कर कहीं भेज दो, स्लाइटली हल्का ही होगा। हम आपको ब्रेड देकर, एग्जाम्पल देकर क्या समझाना चाह रहे हैं कि अच्छा सॉलिड चीज़ को दबा के नहीं पैक करके आप ट्रांसपोर्ट कर सकते हैं, पर गैसियस चीज़ को दबा कर आप ट्रांसपोर्ट, छोड़ो हटाओ ब्रेड छोड़ो, कोल्ड ड्रिंक को दबा कर 1 लीटर में 5 लीटर कोल्ड ड्रिंक भर के दबा के ट्रांसपोर्टेशन कर दो तो कि 1 लीटर वाला बोतल में 1 ही लीटर कोल्ड ड्रिंक हटेगा सर। तो बताओ कौन सा प्रॉपर्टी यूज किया तुमने ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एलपीजी के लिए। सुनेंगे आपका डाउट, पहले खत्म कर ले। नेक्स्ट है, इफ यू ओपन अ बॉटल ऑफ परफ्यूम इन वन कॉर्नर ऑफ द रूम इट्स फ्रेगनेंस इमीडिएटली स्प्रेड्स थ्रू आउट द रूम। ये भी आपको पता है, ये डिफ्यूजन के कारण होता है। नेक्स्ट, ऑन स्ट्रेचिंग अ रबर बैंड इट्स शेप इंक्रीजेस चेंजेस वाई, इज इट अ सॉलिड। ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है, वीवीआई मार्क करो। बोलो हाँ शेप बदलता तो है पर फिर भी इसको हम लोग सॉलिड ही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, शेप बदलता तो है फिर भी इसको हम लोग सॉलिड ही मानेंगे। तो तुम हमसे बहस करने लगे कि सर आपने तो पढ़ाया था कि सॉलिड का शेप नहीं बदलता है, तो फिर रबर बैंड का शेप बदल कैसे रहा है सर। इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है, एनर्जी लगाने से इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण पढ़ना यहाँ पे। इट इज अ सॉलिड बट इट शेप चेंजेस बिकॉज ऑफ 2 रीजन। पहला ड्यू टू द प्रॉपर्टी ऑफ इलास्टिसिटी एंड दूसरा शेप चेंजेस ऑन अप्लाइंग अ फोर्स। व्हेन द फोर्स इज रिमूव्ड इट रीगेन्स इट्स शेप। समझ में आया। तुमने हमसे जिद क्या किया कि सर आप तो बोले थे कि शेप नहीं बदलता है, आप तो बोले थे कि शेप नहीं बदलता है, तो सर रबर बैंड का तो शेप बदला सर, तो आप तो गलत ट्यूशन पढ़ाए, सॉलिड्स का तो शेप बदलता है सर। तो बोले नहीं रे नहीं बदलता है सॉलिड का शेप, पर सर रबर बैंड का तो बदला सर। तो हम तुमको बोले उसके बदलने का एक अलग रीजन है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी है। कौन सा प्रॉपर्टी है? इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण उसका शेप बदलता है, इलास्टिसिटी प्रॉपर्टी के कारण उसका शेप बदलता है। और दूसरा, जैसा कि इन्होंने कहा, तुम ताकत लगाए उतने ही देर के लिए वो वापस तुम ताकत हटा दो तो अपना शेप रीगेन्स कर लेता है। पूछिए क्या पूछ रहे थे आप? लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस इसलिए तो नाम है। चलो नेक्स्ट, द रेट ऑफ डिफ्यूजन इन क्वेश्चन 8, गैसेस इज हायर देन लिक्विड देन सॉलिड, वाई। हाँ, गैस में जल्दी क्यों डिफ्यूज करता है बताओ? स्पेस बहुत ज्यादा है, स्पेस बहुत ज्यादा है। सबसे धीमा गति से सॉलिड में सॉलिड क्यों करता है? बोलो जब वहां पे सॉलिड्स तो दे आर लाइक दिस ना, तुम इसमें स्पेस ही नहीं है तो कहां से कुछ घोला पाओगे? सो डिड यू गेट द आंसर टू योर क्वेश्चन? सबसे धीमी गति से सॉलिड में सॉलिड क्यों घुलता है? क्योंकि स्पेस नहीं है। और सबसे तेज गति से गैस में गैस क्यों घुल जाता है? बहुत स्पेस है। क्वेश्चन नंबर 9, विच प्रॉपर्टी? क्वेश्चन नंबर 6, शुगर एंड सॉल्ट व्हेन केप्ट इन जार टेक्स द शेप ऑफ जार, आर दे सॉलिड? फिर वही बहस वाला हो गया कि सर आप तो बोले थे कि सॉलिड का शेप नहीं बदलता है, तो चीनी को तो सर डाले तो वो जार का शेप ले लिया, चीनी को जब हम लोग मटका में डाले तो मटका का शेप ले लिया, चीनी को टोपिया में डाले तो टोपिया का शेप ले लिया, चीनी को चम्मच में डाले तो चम्मच का शेप ले लिया। सर आप तो गलत ट्यूशन पढ़ाए, शुगर का तो शेप बदल रहा है। तो ध्यान से सुनना, शुगर का शेप नहीं बदल रहा है, इंडिविजुअल क्रिस्टल्स शुगर के वैसे ही है। ये बस आंखों का भ्रम है कि चीनी एज अ होल शेप बदल रहा है, इंडिविजुअल जो क्रिस्टल्स है उसका कहां शेप बदला। सवाल क्लियर हुआ? यहां लिखना होगा कि इंडिविजुअल क्रिस्टल्स के थोड़ी शेप बदल रहे हैं, इंडिविजुअल क्रिस्टल्स के बदल रहे हैं क्या? इंडिविजुअल क्रिस्टल्स के तो नहीं बदल रहे हैं। शुगर के इंडिविजुअल क्रिस्टल्स चम्मच में जाए, चाहे टोपिया में जाए, चाहे सुराही में जाए, चाहे घड़ा में जाए, तो इंडिविजुअल क्रिस्टल्स के शेप तो सॉलिड कहिएगा कि नहीं नहीं ये तो कंटेनर का शेप ले रहा है, आप तो गलत ट्यूशन पढ़ाएं कि नहीं नहीं कंटेनर का शेप एज अ होल ले रहा है, पर इंडिविजुअल क्रिस्टल्स का शेप तो नहीं बदल रहा है। बदल रहा है क्या? क्लियर हुआ बात?
इंडिविजुअल क्रिस्टल्स का शेप नहीं बदल रहा है। क्वेश्चन नंबर 7, व्हेन वी प्रेस अ स्पंज इट शेप चेंजेस, इज इट अ सॉलिड? फिर से वही बात, आप गलत ट्यूशन पढ़ाएं, स्पंज को दबाने से तो शेप बदलता है। ताकत लगाए तो उसके अंदर का हवा ताकत के वजह से निकल गया, हवा ताकत की वजह से, इसलिए वो चपटा हो गया। ताकत हटा दिए, हवा री एंटर्स इट, एयर री एंटर्स इट, एयर री एंटर्स इट, तो उसका शेप रीगेन हो गया। तो यहाँ पे फिर वही बात आई क्या कि आप गलत ट्यूशन पढ़ाए हैं कि नहीं? कॉन्सेप्चुअली सही है। ये सब ना एक्सेप्शनल एग्जाम्पल्स हैं। चीनी वाला एग्जाम्पल एक्सेप्शनल है, ऐसा लग रहा था कि वो कंटेनर का शेप ले रहा है, पर असली में कंटेनर का शेप ले रहा है कि इंडिविजुअल क्रिस्टल्स तो वैसे ही रह गए। फिर स्पंज वाला में भी लगा कि स्पंज को दबाएं तो वो दूसरा शेप ले लिया, रबर बैंड वाला में भी वही लगा कि खींचे तो दूसरा शेप ले लिया, पर सब में कुछ कुछ कॉन्सेप्ट एसोसिएटेड है ना। रबर बैंड वाला में क्या वो सॉलिड नहीं है, एकदम है, तो फिर शेप काहे बदल रहा है? इलास्टिसिटी। रबर बैंड क्या, स्पंज क्या सॉलिड नहीं है, तो उसका शेप क्यों बदल रहा है फिर? हाँ राहुल बोलो। हाँ हाँ Okay. Question number 10. Solids generally have higher density than liquid. Question number 9. Which property of gas is utilized in packaging LPG, CNG और ऑक्सीजन सिलेंडर? बताओ कौन सा प्रॉपर्टी यूज होता है? कंप्रेसिबिलिटी का यूज होता है। 9 नंबर क्वेश्चन तक ही रखते हैं। 10 को मार्क करो VVI, 10 को मार्क करो VVI। 10 से नेक्स्ट क्लास पढ़ाएंगे क्योंकि एक नया चीज यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है? 10 ऑनवर्ड्स नेक्स्ट क्लास, जिनका वीडियो है वो लोग रुक जाएंगे।